रिवर्स ऑफ विलेंस एपिसोड 2। यहाँ काफी हॉस्टल खाली है। मेरे रूम में भी एक एक्स्ट्रा बेड है। बेला ने काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। आवाज में वो गर्म जोशी थी जो परायों में कम ही मिलती है। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? मैं खुद फॉर्म भर सकती हूँ। आज से तुम मेरी रूममेट हो। काव्या ने उसकी तरफ देखा। कुछ ही देर की जान पहचान थी, लेकिन उसे महसूस हुआ ये लड़की अलग है। इस दुनिया में जहाँ हर कोई मुखौटा पहनने फिरता है, बेला असली थी, साफ, सरल और बिना एजेंट। उपन्यास में उसका नाम मुश्किल से 3 बार आया था। एक बार वो कैंटीन में बैठी थी, एक बार केस रिपोर्ट ले जा रही थी और एक बार बस काव्या की साथी कहकर टाल दी गई थी। पर असल जिंदगी में शायद सबसे सच्चा किरदार वही था। काव्या, कुछ बदली बदली सी लग रही हो। बेला ने ध्यान से देखा जब वह चुपचाप कपड़े समेट रही थी। पहले तो तुम बहुत बातूनी थी, थोड़ा ड्रामा भी करती थी। बेला की बातों में कोई चुभन नहीं थी, बस हल्की सी हंसी। काव्या ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। अब मैंने फैसला किया है कि मैं चीजों को सीरियसली लूंगी। उसके शब्द सरल थे पर अर्थ गहरा। नई काव्या अब ज्यादा नहीं बोलती थी। अब वो समझने लगी थी कि आवाज से ज्यादा असर मौन छोड़ता है। कुछ घंटों में जब वो डॉम में ढलने लगी तो अलमारी खोलते ही उसे असली काव्या की दुनिया झलकने लगी। सफेद, ग्रे, हल्की ब्राउन, सारे कपड़े एक जैसे, ना जरा सी चमक, ना कोई स्टाइल, जैसे कोई बच्चा बड़ों के कपड़े पहनकर बड़ा बनने का नाटक कर रहा हो। उफ, इतनी दुख भरी वार्डरोब देखकर तो आत्मा भी सुसाइड कर ले, कोई भी स्टाइल कर ले। काव्या ने मन ही मन सोचा और अलमारी बंद की। बेला, यहाँ कोई मॉल है क्या? हाँ, पास में ही है। चलो ना, मुझे भी कुछ खरीदना है। बेला उसकी बाँह पकड़कर खींचने लगी, बिना कोई सवाल, बिना कोई बनावटी मिठास। सड़क पर चलते हुए पहली बार काव्या को इस नई दुनिया से डर नहीं लग रहा था। बेला के हाथ की पकड़ सुकून भरी थी। एक अनजानी दुनिया में, एक अनचाही जिंदगी में उसे ऐसा लगने लगा कि शायद सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। अगर मैं इन नायक नायिकाओं से दूर रहूं, तो शायद मैं अपनी छोटी सी दुनिया बना सकूं। एक ऐसी कहानी जहां मेरी हार तय नहीं है, ना ही मेरा दुखद अंत। लेकिन किस्मत की कहानियां इतनी सीधी कहाँ होती हैं? वो कभी भी बीच सफर किस्मत पटरी से उतर जाती है। काव्या, किसी ने पीछे से पुकारा। वह मुड़ी और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ठहर गया। एक आदमी करीब 30 साल का सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार से उतरा। सफेद शर्ट, काली पैंट, करीने से संवरते बाल और वो ठंडी सधी हुई चाल। ज्ञान कपूर, उसका बड़ा भाई, या कहें इस कहानी का सबसे न्यायप्रिय पर भावहीन पुरुष पात्र। भाई, काव्या ने शांत भाव से कहा। उस चेहरे पर पहचानने में उससे वक्त नहीं लगा। उपन्यास में इस किरदार के जितने कम संवाद थे, उतना ही गहरा उसका असर था। दोस्तों के साथ शॉपिंग, ज्ञान की आवाज हमेशा की तरह विनम्र लेकिन दूरी बनाकर। ये बेला मेहरा है ना, मेरी इंटर्नशिप पार्टनर, काव्या ने परिचय दिया। और देखा, बेला कुछ पल को नजरों से हिल गई। ज्ञान वाकई में हैंडसम था, जैसे बर्फ से तराशा गया कोई स्कल्पटर। नमस्ते ऑफिसर, बेला, ज्ञान ने हाथ आगे कर हैंडशेक करते हुए कहा और जेब से एक कार्ड निकाला। तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा खरीद लेना और पापा के लिए भी कुछ चुन लेना। रविवार को जन्मदिन है ना, आना मत भूलना। काव्या कार्ड थामे खड़ी रह गई। भाई, मैं, उसने कहना चाहा पर ज्ञान ने बात बीच में काट दी। जिम्मेदारी समझो काव्या, ये तुम्हारा फर्ज है। निहारिका पहले ही बिजनेस पार्टनर से मिल चुकी है। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर बिना जवाब सुने वह चला गया। OMG, तुम्हारा भाई तो किसी ड्रामा सीरीज का हीरो लगता है। बेला अब भी उसी दिशा में देख रही थी। ले लो, चाहिए क्या? बोनस में फैमिली डील भी मिल जाएगी, पूरे कपूर खानदान का फुल पैकेज। काव्या ने हल्के तंज में कहा। नहीं चाहिए, लेकिन शायद मैं तुम्हारी भाभी बन ही जाऊं। बेला की हंसी इतनी मासूम थी कि चाहकर भी काव्या नाराज नहीं हो पाई। कुछ पल को काव्या चुप रही, फिर कार्ड को देखा। ज्ञान कपूर, उसका किरदार उपन्यास में कहीं छोटा सा था,
निहारिका की कहानी में बस एक बुझी छाया जो बस निहारिका की हर बात को सही माना जैसे कोई पेशेवर काम हो। लेकिन काव्या जानती थी छाएं अक्सर असली तस्वीर से ज्यादा मजबूत होती हैं। शाबाश बहना, उसने कार्ड को जेब में डाला और बोली, जब कोई खर्च करने को तैयार है तो चलो एक नई ऑर्डरूम बनाते हैं। काव्या अभी मना करने ही वाली थी कि ज्ञान कपूर की बात उसके कानों में गूंज रही थी। काव्या, समझदारी से पेश आओ और बड़े से टकराव मत करो। निहारिका तो पहले ही परिवार के व्यापारिक साझेदारों से मिल चुकी है। बड़ी बहन होने के नाते तुम जिद नहीं कर सकती कि पापा के जन्मदिन की पार्टी में न जाओ, तुम जरूर जाना चाहिए। ज्ञान ने इतना कहकर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना कार स्टार्ट की और चला गया। वाह, तुम्हारा बड़ा भाई तो बहुत हैंडसम है, बेला उस दिशा में देखकर बोल उठी जहां से ज्ञान गया था। ले लो फिर, चाहिए क्या तुम्हें? काव्या ने झुंझलाकर कहा। लग रहा था कि वह इस वीकेंड से किसी भी तरह नहीं बच पाएगी। नहीं चाहिए, बेला ने हंसते हुए कहा, लेकिन शायद मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊं। काव्या ने भौं में चढ़ाई और सोचने लगी। उपन्यास की कहानी मुख्यतः निहारिका के रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती थी। ज्ञान कपूर का कोई तय पार्टनर नहीं था। वह गंभीर, परिपक्व और ईमानदार था। उसका बड़ा भाई सच में पति सामग्री लग रहा था। बिल्कुल, कोशिश करो। काव्या ने अपने हाथ में रखे कार्ड को देखा और बेला की ओर मुड़ी। चलो, जब कोई खर्चा उठा रहा है तो क्यों न ढंग से कपड़े खरीदे जाएं। काव्या को याद आया कि उपन्यास में ज्ञान कपूर वाकई एक सकारात्मक किरदार था। असली काव्या कपूर ने कई बुरे लोगों से पाला पड़ा था और ऐसे मौकों पर ज्ञान ने ही उसकी मदद की थी। लेकिन फिर भी असली काव्या उससे कभी ठीक से घुल मिल नहीं पाई, क्योंकि उसे लगता था कि वह हमेशा निहारिका का पक्ष लेता था। लगता है कि अब इसे इस अमीर बड़े भाई से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं खरीदी। बेला के परिवार की स्थिति अच्छी थी, इसलिए उसे ज्यादा जरूरत नहीं थी और ना ही वह किसी पर निर्भर होना चाहती थी। काव्या के पास खुद भी अच्छा खासा पैकेट मनी था, इसलिए उसने ज्ञान का कार्ड केवल अपने पिता अशोक कपूर के लिए एक महंगी टाई खरीदने में इस्तेमाल किया, उनके जन्मदिन के उपहार के रूप में। जब वह डाम लौट कर आई तो उसे लगा कि वह शायद नींद नहीं ले पाएगी, लेकिन यह नहीं पता कि वह कितनी जल्दी किसी भी परिस्थिति में ढल जाती है या फिर थकान के कारण वह उस रात गहरी नींद सो गई। अगली सुबह काव्या को उसके गुरु सुदर्शन निगम ने पोस्टमार्टम लैब में बुलाया। यह उसका इस नई दुनिया में ट्रांसमिग्रेशन के बाद पहला असली कार्य अनुभव था। काव्या भीतर ही भीतर थोड़ी उत्साहित थी। आ गई तुम? डॉक्टर सुदर्शन करीब 30 साल के लगते थे, लंबे चौड़े शरीर वाले और बिना फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए। जब उन्होंने काव्या को देखा तो उनके चेहरे पर गंभीरता बनी रही। उन्होंने काव्या का परिचय एक मोटे हंसमुख फॉरेंसिक डॉक्टर से कराया जो बगल में खड़े थे। करण मित्तल, यह काव्या कपूर है, यह मेरी शिष्या है। आज इसका पहला दिन है। नमस्ते डॉक्टर करण, काव्या ने झुककर आदरपूर्वक अभिवादन किया। बस करण मित्तल कह लो, तुम्हारे मास्टर और मैं कॉलेज के साथी हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मोटे डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सुदर्शन की तुलना में कहीं ज्यादा दोस्ताना लग रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम जवान हो, मेहनत करो, इस पेशे में ऐसी खूबसूरत लड़कियां बहुत कम हैं। आज सिर्फ पहला दिन है, देखना होगा कि ये टिक भी पाती है या नहीं। डॉक्टर सुदर्शन की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। साफ था कि उन्हें काव्या से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जाओ, कपड़े बदलो और मास्क ठीक से लगाओ। तुम बदकिस्मत हो, इंटर्नशिप के पहले ही दिन एक मुश्किल केस मिल गया है, बाद में सही तरीके से नोट्स लेना। काव्या ने सिर हिलाया और कपड़े बदलने चली गई। उसे ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी थी कि डॉक्टर सुदर्शन का विश्वास जीत ले, लेकिन काम को लेकर उसमें पूरा आत्मविश्वास था। आखिरकार असली काव्या कपूर तो बस एक अनछुत इंटर्न थी, जबकि यह काव्या कई सालों की अनुभवी फॉरेंसिक डॉक्टर थी। जब वह कपड़े बदलकर पोस्टमार्टम लैब में पहुंची तो उसे समझ आया कि डॉक्टर सुदर्शन ने उसे बदकिस्मत क्यों कहा था। उसके सामने पानी में सड़ा गला एक शव रखा था। अगर वह असली काव्या होती तो शायद उल्टी कर देती। मृतक के शरीर में वजन बांधा गया था, फेफड़े में पानी नहीं है, ना ही श्वास नली में कोई रक्तस्राव, मतलब मौत डूबने से नहीं हुई। पेट में घाव है, मौत इसी से हुई है। हत्या के बाद शव को नष्ट करने के लिए फेंका गया लगता है।
डॉक्टर सुदर्शन ने सौ को पलटकर बहुत ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर जरा भी घृणा नहीं थी। काव्या भी बेझिझक आगे बढ़ी और सौ के कपड़ों की जांच करने लगी। उसने कैमरा उठाया और बहुत कुशलता से सौ की तस्वीरें ली और साथ ही उसके शारीरिक लक्षणों के नोट्स बनाती रही। करण मित्तल एक तरफ क्राइम सीन रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, हत्यारे ने बड़ी सफाई से काम किया है। सौ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने मौत का समय तय कर पा रही है, न जगह और न ही मृतक की पहचान। जब सौ की पहचान ना हो पाए तो सबसे बड़ी परेशानी होती है। डॉक्टर सुदर्शन ने गहरी सांस ली। चलो पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। डॉक्टर सुदर्शन और करण मित्तल स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे कि काव्या कुछ करे। भले ही वह एक प्रशिक्षित महिला फॉरेंसिक डॉक्टर हो, लेकिन इस कदर सड़ा गला सौ काटते देखना मुश्किल होता। और फिर वो तो अभी इंटर्न ही थी। जैसे ही चाकू सौ पर चला, गाढ़ा हरा द्रव बाहर निकल पड़ा और सौ की दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि मास्क पहनने के बावजूद सबको महसूस हुई। करण मित्तल की भी हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने सिर घुमाया और काव्या से कहा, काव्या जरा दूर जाकर खड़ी हो जाओ और सिर्फ नोट्स बनाओ। पहले ही दिन इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। नहीं डरी ना ही नजरें झुकाए एकदम अपनी जगह पर खड़ी रही। आखिर वो पहले भी डॉक्टर रह चुकी थी और अब वो अपने काम पे ध्यान देगी। एक दिन सबको यह बस समझ आनी है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।